Good morning, all of you. Please sit down. तो हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले आप लोगों को मेरे द्वारा जो टॉपिक बताया गया था वो टॉपिक था आपको पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, जिसमें हमने बताने का प्रयास किए थे कि इसमें पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हम बताए थे कि पृथ्वी पर जो स्थित काल्पनिक रेखाएं हैं भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है और कटिबंधीय कुछ क्षेत्र को अपनाया गया है। तो बात रह गई कि कहने की कि पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, तो इसमें पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखा क्यों बोला गया है? क्या वास्तव में जो पृथ्वी लगभग गोलाकार आकृति है उस पर क्या ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं? नहीं। यानी हम अपने पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, अध्ययन को और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, पृथ्वी की विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसे आसान तरीके से समझने के लिए, भाग में बांटकर अध्ययन करने के लिए यह हम एक कल्पना किए हैं। और ये कल्पना किया गया है कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखाएं हैं और इसमें अध्ययन करने से हमें और आसान हो जाता है, यानी अध्ययन करने की तरीका और भी आसान हो जाती है। तो पृथ्वी पर ये कौन कौन सी काल्पनिक रेखा खींची गई है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हमें क्या पता चल जाता है कि भूमध्य रेखा से हम यह अध्ययन करने में हमें ये आसान हो जाता है कि पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा खींचा गई है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से हमें ये पता चलता है कि ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाले भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऐसे मेरे द्वारा इससे पहले वाले क्लास में भूमध्य रेखा किसे कहते हैं वो बता दी गई है, कर्क रेखा किसे कहते हैं उसको भी बताया गया है, और मकर रेखा किसे कहते हैं उसको भी बताया गया है। आज जो मेरे पढ़ाने का जो टॉपिक था वो टॉपिक आपको है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कटिबंधीय क्षेत्र कितने प्रकार के पृथ्वी पर अपनाए गए हैं, इन सभी टॉपिकों पर आज हम विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल रह गए कि इन तीनों टॉपिकों को शॉर्ट समरी के रूप में बताने की बात, तो तीनों टॉपिक को हम शॉर्ट समरी के रूप में बताने का प्रयास करते हैं कि एक पृथ्वी लगभग जो है लगभग गोलाकार की तरह है। कैसा है? लगभग गोलाकार की तरह है, लगभग। और ये ध्रुव चपटा हुआ है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो ये भूमध्य रेखा की बात कही गई है, तो पृथ्वी को बीचों बीच जो खींची गई रेखा होती है उसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी का दूसरा नाम हम क्या बोले थे? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या बोले थे हम? विषुवत रेखा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे कौन सा रेखा कहते हैं? क्या पृथ्वी को वास्तव में ये रेखा खींची गई है? नहीं, हम अध्ययन के लिए इसे कल्पना करते हैं, इसे काल्पनिक रेखा समझकर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? इससे हमें अध्ययन करने में आसान होता है। कोई दिक्कत? तो आते हैं ये भूमध्य रेखा कितनी डिग्री अक्षांश पर खींची गई है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांश क्या होता है? टॉपिक आ रहा है, हम टॉपिक को बताएंगे, ठीक है ना? परी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, खड़ी रेखा को देशांतर। लंबा जो खड़ी रेखा होती है तो उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ध्यान दो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो अक्षांश रेखा। अब रह गया कर्क रेखा। अक्षांश रेखा की क्या क्या विशेषताएं होती है वो सारे कुछ हम आपको बता दिए थे कि अक्षांश रेखा के इर्द गिर्द जो होता है 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे
जो तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक तापमान होने के कारण वहां कौन सा कटिबंध पाया जाता है, ये उष्ण कटिबंध पाया जाता है। बता दिए थे इसकी विशेषता, और इसकी क्या क्या विशेषता बताए थे। इसकी विशेषताएं हम आपको बताए थे कि यहाँ अंगूर संतरे जैसे फसल को उगाए जाते हैं। कहाँ? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और इसकी क्या विशेषता बताए थे, अन्य प्रकार की इनकी विशेषता बताया गया था मेरे द्वारा, ठीक है ना। चलते हैं हम आगे, हम कहाँ पर, तो विषुवत रेखा के बारे में लगभग हम जानकारी रिपीट कर चुके हैं। पुनः हम आते हैं कर्क रेखा के बारे में। किस रेखा के बारे में? तो कर्क रेखा हम बोले थे कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो हम खींचते हैं उसे कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा की भी विशेषता हम बताए हुए थे आप लोगों को कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा किन देश से होकर गुजरती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये भी बताए थे आप लोगों को। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत का कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा से होकर समीप सटे हुए हैं, कर्क रेखा से ऊपर भारत के कौन कौन राज्य हैं, कर्क रेखा के नीचे भारत का कौन कौन सा राज्य है, कर्क रेखा के आसपास की जलवायु कैसी होती है, सारे घटनाओं को हमारे द्वारा चर्चा कर दी गई है। क्या याद है ना आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक भूमध्य रेखा में हम ये भी बताए हुए थे आप लोगों को कि भूमध्य रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है तो दिन रात बराबर होता है, वो दिन कौन सा होता है ये भी बताए हुए थे। बहुत सारी विशेषता भी नहीं भी हमको ख्याल है, यदि कॉपी उठाइएगा तो आप लोग को याद आ जाएगा कौन कौन विशेषता। हाँ, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, लिखाए हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम इतना आप बोलेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम शॉर्ट समरी में इसको बता रहे हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा को है। कर्क रेखा की विशेषता बताए हुए थे कि जब सूर्य की प्रकाश जब इस कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी सूर्य की ये प्रकाश सन है, ये सन की प्रकाश सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, तो ये सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है जब सूर्य की प्रकाश, तो पृथ्वी जब घूमते हुए कर्क रेखा पर पड़ता है सूर्य की प्रकाश, तो वहां क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। सूर्य की प्रकाश यहाँ पड़ती है तो उजाला ज्यादा पड़ता है, तो दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। वो दिन कौन सा बड़ा होता है वो भी आपको हम बताए थे। कौन सा दिन बड़ा होता है? जुलाई का महीना होता है जो बड़ा होता है, और जुलाई में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का माह में आता है, वो क्या होता है 23 दिसंबर के आसपास में क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है ना। कर्क रेखा समझ में आ गया? भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम वो भी बता दिए थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। याद है ये सब? चलिए आते हैं, तो याद सीरियली आपको याद, राज्य को भी याद करना जरूरी है, ठीक है ना। कर्क रेखा को कौन सी भारत की नदी है जो 2 बार काटती हैं, ये सब हम आपको बता चुके थे, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आपको मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब देखिए मकर रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सब काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर खींची नहीं गई है। हम लोग अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन को और आसान करने के लिए इस रेखाओं को डालकर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? तो अब हम आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा भी कितना होगा? भूमध्य रेखा के निचली गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? मकर रेखा। अब देखो मकर रेखा की भी विशेषता आपको बता दिया गया, तो मकर रेखा किसे कहते हैं। और मकर रेखा में हम आपको बताए हुए थे कि मकर रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश जब मकर रेखा पर पड़ती है तो इस क्षेत्र में दिन बड़ा हो जाता है और ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा ना। जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ दिन छोटा हो जाएगा, याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए अब तो कहानी खत्म हो गई। हम भूमध्य रेखा किसे कहते हैं वो सब बता दिए हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं वो भी बता दिए हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं वो भी बता दिए हैं, और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं
नहीं बताए हैं। अक्षांश या भी 3 ही टॉपिक बताया गया है अभी तक मेरे क्लासों में, जिसको हम शॉर्ट में रिवीजन करवा दें। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा? वो अक्षांश रेखा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अक्षांश रेखा पृथ्वी के ऊपर लिख दें, पृथ्वी के ऊपर गई परी काल्पनिक रेखा को, पृथ्वी या लिख देना ग्लोब के ऊपर, यहाँ पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर लिख सकते हो, पृथ्वी के ऊपर दर्शाई गई परिकाल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, ग्लोब पार देना, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, इसको कौन सा कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इसको कौन सा ध्रुव कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए यहां से जो हम इसको यहां से यदि इस बीच में मिलाएंगे, परी रेखा तो ये हो गया, ये तो खड़ी रेखा हो गया। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? परी रेखा। तो परी रेखा तो ये हो गया, इसको इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया? परी रेखा। पृथ्वी के ऊपर दर्शाई गई परिरेखा को काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब देखो ये जितना भी हम खींचेंगे ऐसे, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? ये सारा जो है ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा। ये सारा क्या हो गया? अक्षांश रेखा। ये सारा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको लिख सकते हो। ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, इसको 66.5 डिग्री लिख सकते हो, इसको 23.5 डिग्री मकर रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसको 66.5 डिग्री लिख सकती हो। वहां तक चले जाएंगे, यहाँ तक ये 90 तक आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी ऊपर में भी लिख सकती हो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको भी लिख सकते हो 66.5 डिग्री। लिख लियो यहाँ तक। अब लिख लो अक्षांश रेखा की विशेषताएं। अब लिख लो अक्षांश रेखा की विशेषताएं। लिख लियो हो, मिटा दें। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि अक्षांश रेखा, पृथ्वी ग्लोब जो हम पारते हैं, इस ग्लोब पर अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? तो जो ऐसे रहता है इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो भी ऊपरी रेखा रहता है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको मिटाते हैं, अब यहाँ अक्षांश रेखा तो हो गया, अब हम क्या लिखेंगे? अक्षांश रेखा की विशेषताएं। अक्षांश रेखा की विशेषताएं लिखिए।
अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं देखिए, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम सारा विशेषताएं लिखेंगे। लिखो, दो अक्षांश रेखाओं, पहले ये लिख लो, अक्षांश रेखाओं का मान, अक्षांश रेखाओं का मान अक्षांश रेखाओं का मान 180 डिग्री होता है। अक्षांश रेखाओं का मान, अक्षांश रेखाओं का मान 180 डिग्री होता है। यानी ये अक्षांश रेखा जो हम खींचेंगे ना, ये अक्षांश रेखा, तो यहां से लेके आएंगे यहां तक, तो कितना हो जाएगा? 90। समझाए ना? यहां से लेके आएंगे यहां तक, कितना हो जाएगा? 90। और यहां से लेकर जाएंगे यहां तक, तो 90। तो 90 तो कितना डिग्री? अक्षांश रेखा का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। पहला बात लिया। दूसरा लिखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या, जबकि उसी में लिख लो, उसी में, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या 179 होता है। जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। यदि पूछेगा अक्षांश रेखाओं की मान, यदि पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की मान 180 डिग्री में 180, संख्या पूछ दे तो 179। अब बोलो सर ये क्या आप 179 बता रहे हैं? थोड़ा ध्यान देना, 179 कैसे होता है? यानी कि ये लकीर जो हम खींचे हैं ना, ये लकीर, तो ये या 90 और यहाँ से लेकर बोले 90 और 90 यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 ना, कितना हो जाएगा? 180। थोड़ा ध्यान देना, 180। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि 180 हो रहा है, तो आप 179 संख्या कैसे गिनती कर रहे हैं? डिग्री तो 180 होगा, ठीक है भाई, 100 डिग्री। अब संख्या को जोड़ो। यदि हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ के बाद 1 होगा, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, तो यहाँ 1 से लेकर यहाँ तक 90 तक, 90 को संख्या ना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, 90 लग जाएंगे तो 90 लग तो रेखा नहीं खींच सकते हैं, बिंदु हो जाएगा। नहीं समझिए? 0 से लेकर हम कहां तक जाएंगे? सीधे हम 89 तक जाएंगे। 89 के बाद हम कहां उठाएंगे? 90 पर। तो 90 पर रेखा नहीं खींच सकते हैं। बात समझिए? नहीं समझ रहे? जैसे हम इसको मिलाए हैं, ऐसे मिलाते गए, इसको ऐसे मिलाए। अब तो यहाँ तो नहीं ना मिलाएंगे, यहाँ तो बिंदु हो गया, तो 89 ना हुआ। 1 से लेकर 2, 3, 66, 88, 89 तक जाएंगे। आ रहा है समझ में? फिर हम यहाँ से भी लेकर हम खींचते जाएंगे, तो खींचते जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 89। 89 के बाद बिंदु 90। बात समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 90 ना। तो 90 पर तो बिंदु आता है, 90 पर क्या आता है? अब कहिएगा सर आप तो यहाँ 89 हुआ, मान लो ऐसे भी 89 और 89 टोटल कितना हो गया? यही ना संख्या हुआ, 89 जोड़ 89, 89 जोड़ 89। अब देखो क्या 89 को हम जोड़ेंगे कितना हो रहा है? सर आप गलती लिखा दिए, 178 होता है, 189 कैसे लिखा दिए? हाँ, ये लड़का सही बोला है। यही चीज तो हम जांचना चाह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी सही से पढ़ाई करता है कि नहीं। ये सही। क्या हम 0 वाला रेखा को, अक्षांश रेखा को, भूमध्य रेखा को काउंटिंग किए? नहीं किए। इससे ऊपर वाला 89 को काउंटिंग किए ना, इससे नीचे वाला को 89 को काउंटिंग किए ना। क्या ये भूमध्य रेखा काउंटिंग हुआ? नहीं हुआ। तो या इसमें एक भूमध्य रेखा को हम काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 170
179 हो जाएगा। प्रूव हो गया ये बात? किसी को दिक्कत? यदि डिग्री की बात पूछी जाए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, हम इसलिए जोर देकर बता रहे हैं, नहीं ध्यान दीजिएगा फिर कंफ्यूजन होगा, मार्क में फिर कटौती हो जाएगा। यदि डिग्री की बात पूछी जाए तो अक्षांश रेखा का मान कितना डिग्री? 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? कैसे 179 प्रूव हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत? या ऐसे भी हम प्रूव कर सकते थे कि 90 और 90 जोड़ लेते हैं, एगो घटा देते हैं। अब कहो कैसे? 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180, अब बीच वाला एगो ले लिए 181। ऐसे भी कर सकते थे कि 90 जोड़ 90 और जोड़ बीच में 1 नहीं हो गया, अब -2। ना समझिए? समझ आया ना कैलकुलेशन? मैथ का जिसको ज्ञान होगा वो समझ गया होगा कि 90 यहां से यहां तक लिए 90, यहां से यहां तक लिए 90, 90 90 180, बीच वाला का काउंटिंग करेंगे 180 81। तो क्या ये बिंदु गिनती में होगा? ये बिंदु गिनती में होगा? नहीं होगा। तो माइनस में 2 के सबको जोड़ेंगे तो 181 - 2 = 100। यार यहाँ तो नहीं दिखता होगा, ये दिखता नहीं होगा ना? है तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं दिखता होगा? भावना समझो, दिखाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कोई दिक्कत? ऐसे समझाने के लिए यहाँ भी बता दीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है? तो पहला इसकी विशेषता क्या बोले हम? विशेषता में अक्षांश रेखा का मान 180 डिग्री होता है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या। कोई दिक्कत? दूसरी विशेषता इनका लिखो। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर होता है। फिक्स है इसका, 111 किलोमीटर होता है। पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, और तीसरा लिख लो, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश, देखो ये क्या समझ में आया? ये हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। अब देखिए, यानी इन अक्षांश रेखाओं के और इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी पूछा जाए तो कितना होगा? 111 किलोमीटर। यहां भी हम नापेंगे, यही होगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। किसी को यहां तक दिक्कत? नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक बात और देखिए, ये अक्षांश रेखा थोड़ा कर्व होगा, अलग बात है। ये कर्व होगा, ऐसे कर्व होगा, अलग बात है। और अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखा क्या होते हैं? समांतर होती है। तब 111 किलोमीटर दूरी बोल दी तो समांतर हो गया ना। दो अक्षांश रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। समांतर तो जानते होंगे, मैथ में आप लोगों को बताए होंगे हम कि समांतर क्या होता है। समांतर, पैरेलल, एक दूसरे के जब बीच की दूरी समान हो तो इसके बीच की दूरी हर जगह तो समान ही होगा। इसीलिए यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी नापेंगे तो वही होगा, यहाँ भी नापेंगे तो वही होगा। जब बीच की दूरी समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समांतर होती है। तो कौन सी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं? तो अक्षांश रेखा है। क्या देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर होती है? नहीं। वो देशांतर के जब हम विशेषता बताएंगे वहां बताया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसकी विशेषता, 3 विशेषता हो गई है। थोड़ा मिटा कर फिर से लिखते हैं विशेषताएं। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक भी हो गया। और चौथी विशेषता लिख लीजिए आप। चौथा विशेषता, इसका चौथा विशेषता में लिख लो। इसकी चौथी विशेषता में, इसका चौथा विशेषता लिख लो कि ये बताओ, देखो
जो हमारे पृथ्वी पर जो ये जलवायु परिवर्तन जो देखने को मिलता है, या कह सकते हैं ये जलवायु परिवर्तन या मौसम की जो परिवर्तन होता है, मौसम का निर्धारण कि कहाँ कौन सा मौसम पाया जाता है, मौसम का निर्धारण हम किससे करेंगे, किस रेखा से? अक्षांश रेखा से। तो उस कैसे, ये जानना जरूरी है। कभी भी कोई चीज सब्जेक्ट पढ़ते हो तो क्यों, कैसे, कब, इस सबको थोड़ा कोशिश करो क्वेश्चन सेट करके, तो और भी दिमाग डेवलप होगा। अब तुम लोग बच्चे क्लास में इंटर में आ गई हो, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ाई करने की कोशिश करो। क्यों, कैसे, कब, यहाँ हम बता रहे हैं तुम लोग को सर अक्षांश रेखा, अक्षांश समय बोल रहे हैं, मौसम का निर्धारण या हाँ मौसम का निर्धारण, मौसम का निर्धारण हम किससे करते हैं? अक्षांश रेखा से, ठीक है ना। जलवायु का निर्धारण या मौसम का निर्धारण हम किससे करते हैं? अक्षांश रेखा से। अब कहोगे क्यों? क्योंकि ये जब ये हम पहले आपको बता दिए रहते ये टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाता क्यों। क्यों बोले कि अभी भी हम बताए हैं कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है और ध्रुव पर तापमान कम होता है, ठंडा प्रदेश होता है। तो देखो मौसम कैसा है, ठंडा मौसम कैसा है, कहाँ ध्यान है गोपाल? मौसम कहाँ है? ध्रुव पर ठंडा, और मौसम कहाँ है? भूमध्य रेखा पर गर्म। तो हम कह सकते हैं ना, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो भी देश होगा वो कैसे जलवायु में रहेगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म गर्म स्थान होगा। इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि इस आसपास में जैसे जो भी देश है वहां का निवासी काला काला होता है। यहाँ का निवासी कैसा होता है? काला काला होता है। कभी सुना है श्रीलंका के बारे में? श्रीलंका के जो भी खिलाड़ी आते हैं यहाँ खेलने के लिए, तो कैसा रहता है उसका चेहरा? काला काला। तुमको भी भेज देंगे वहां, तो तुम भी काला हो जाओगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसके कारण? क्या हुआ? हाँ, तो हम लोग का तमिलनाडु, अच्छा लड़का बोला है कि हम लोग का तमिलनाडु भी जो है इसी भूमध्य रेखा के से 800 या 850 किलोमीटर के आसपास में है, दूरी पे है। तो ऐसे है 850 लिखाए थे ना उसमें, रेखा का विशेषण में लिखाए थे ना, 876 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ नजदीके है ना, तो यहाँ का जलवायु गर्म है। तो इसीलिए भारतीय जो तमिलनाडु क्षेत्र में जो जाता है कमाने के लिए, उसका चेहरा थोड़ा डाउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और श्रीलंका में जाओगे तो और ब्लैक हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो हाँ, तो हमारा उतना डीप में नहीं जाना है, हम समझा दिए। मेरा कहने का मकसद ये था कि हम समय का मौसम का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण किससे करते हैं? क्लियर, समझ में आ गया? अब बताओ कि भारत की जलवायु कैसा है? भारत तो भूमध्य रेखा से ऊपर में है थोड़ा सा, कुछ भाग जो है कर्क रेखा से भी ऊपर में आ जाता है, जैसे राजस्थान। क्या होगा? हाँ, अधिकांश भारत की भूमि उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? क्योंकि ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ भूमि जो है भारत का, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब कैसा जलवायु का है? शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत की जलवायु सीधे पूछे तो उष्ण कटिबंधीय। यदि कहा जाए स्पष्ट तो दोनों है, उष्ण कटिबंधीय और कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी को कुछ कहना है तो हमारा कहना ये था कि हम लोग किसका अक्षांश रेखा से किसका निर्धारण करते हैं? मौसम और जलवायु। कोई दिक्कत? किसी को कुछ कहना है? चलो लिख लो। अक्षांश रेखा से हम लोग, अक्षांश रेखा से हम लोग जलवायु एवं मौसम का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जल्दी उतारिए, राइटिंग दिख रहा है ना? अक्षांश रेखा से हम किसका निर्धारण करते हैं? अक्षांश रेखा से हम लोग लिखा गया ना,
चलिए इस सब में थोड़ा होता है हड़बड़ में हम लोग जलवायु एवं मौसम का निर्धारण करते हैं। यदि हम मुंह से लिखाते थे मगर आप लोग कह रहे हैं तो बोर्ड पर लिख देते हैं, मगर हम ये बोर्ड पर लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा रहता है कि मुंह से लिखाना, मुंह से लिखाने से स्टूडेंट का ब्रेन भी विकसित होता है, क्योंकि आप हमारी बातों को ज्यादा देर तक दिमाग पर रखिएगा तब लिख पाइएगा। क्या ध्यान भी देना पड़ता है तब ना सुनिएगा जी, तो ध्यान भी देना पड़ता है और इससे हाथ की स्पीड भी बढ़ता है और शुद्धिकरण भी होता है। लिखिएगा तो फास्ट में लिखिएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादातर हम मुंह से लिखाए। कोई दिक्कत? तो अब मुंह से लिखाना शुरू कर दे, कोई दिक्कत? बोर्ड भी भर चुका है मुंह से। अब इसकी विशेषता क्या क्या लिखा है, बहुत सारे विशेषता होगा, हम इसलिए बोल दे कुछ अपना बुक से भी पढ़िएगा, जो हमसे थ्योरी होगा वो हम बता रहे हैं। और खासकर कोशिश कीजिएगा कि अब बुक का अध्ययन करें। बुक का अध्ययन करने से आप एनसीईआरटी के शब्दों से भली भांति परिचित होइएगा, और जब एनसीईआरटी के शब्दों से भली भांति आप परिचित होइएगा तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। तो इसलिए बुक का अध्ययन करना जरूरी है। ये नहीं कि हम जितना शॉर्ट में लिखा दिए इसी को रख कर हम याद करें, नहीं, समझने के लिए हम आपको आसान कर दिए, मगर समझ को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? बुक का ज्यादा अध्ययन कीजिएगा घर पर। कोई दिक्कत? जो छोटा बड़ा फैक्ट होगा वो भी आप इसमें जोड़ते रहिएगा, अच्छा मटेरियल आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ इसकी क्या विशेषता बताएं। अक्षांश रेखा से हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? मौसम का निर्धारण करते हैं। और इसकी और शायद भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, अभी हमको नहीं ध्यान आ रहा था, बुक को भी देखना पड़ेगा। क्या हम थोड़ा बुक देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए हम बुक को थोड़ा देख लेते हैं अक्षांश रेखा के बारे में कुछ। लगभग में हो चुका है, ठीक है ना? बुक से आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि अक्षांश रेखा क्या भारत से होकर गुजरती है। वो बहुत से हो तो और विशेषता लिखना है तो लिख लो, भारत से, भारत अक्षांश रेखा से, भारत अक्षांश रेखा नहीं भूमध्य रेखा से न भारत की है, अक्षांश रेखा कैसे करेंगे? चलिए तो वो जो लिखना होगा बुक से भी आप अपना लिख लीजिए। यहाँ सब क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? देशांतर रेखा। लिख लीजिए देशांतर रेखा। पांचवा नंबर टॉपिक होगा ना? देशांतर रेखा। चलिए अब देशांतर रेखा लिखिए। देशांतर रेखा लिखो, ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के ऊपर खींची गई खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। लिखो, लिख देते हैं। ग्लोब के ऊपर खींची गई खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब के ऊपर खींची गई खड़ी रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे? देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में, देखिए ये ग्लोब हम पार रहे हैं, आप लोग भी पार लीजिएगा बुक में। वहां कचरा हो जाता, थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना कोशिश कीजिएगा सही करने के लिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, देखिए इसकी विशेषता भी लिखाएंगे। यदि जो भी रेखा खींचेंगे हम, ध्यान दे रहे हो सब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलाया जाएगा। किसमें मिलाया जाएगा? उत्तरी ध्रुव से। मिल गया? इधर से भी ले लेंगे,
चलो फिर इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, ठीक है ना। हो गया। किसी को यहां तक दिक्कत है? अब लिखो देशांतर रेखा की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? हाँ, स्टार मार्क लिख लेना। देशांतर रेखाएं की विशेषताएं। अब क्या लिखेंगे? इसकी विशेषताएं। सब विशेषता लिखो 1 2 करके। हो गया। चलो थोड़ा ध्यान देना, देशांतर रेखा की पहली विशेषता क्या होती है। पहले तो ये लिखा देते हैं कि देशांतर रेखा का मान कितना होता है। ना समझ में आ रहा है? जैसे अक्षांश रेखा का मान हम कितना लिखाए थे? 180 डिग्री। लिखो देशांतर रेखा का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है? लिखा ना? हाँ, देशांतर रेखा का मान 360 डिग्री होता है। लिख देते हैं देशांतर रेखा का मान 360 डिग्री होता है। देखो आधा चांद कितना डिग्री होगा? आधा चांद जो होगा, आधा चांद कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। अब पूरा चांद मिला देंगे तो 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? तो देशांतर रेखा का मान कितना होता है? 360 डिग्री। एक बात और देखिएगा, इसमें क्या क्या विशेषता होगा। दूसरी विशेषता, इससे हम क्या मौसम का निर्धारण कर सकते हैं? नहीं। यदि हम एक वो देशांतर रेखा खींचते हैं तो कहीं का मौसम ठंडा होगा तो कहीं का मौसम गर्म हो जाएगा। मौसम का निर्धारण तो नहीं कर सकते हैं देशांतर रेखा से। मान लो कि हम यहाँ एक देशांतर रेखा, यही देशांतर ले लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर जाएगा, तो वो ध्रुव के सामने में ठंडा रहेगा। ऐसे यही मान लो हम ऐसे खींचेंगे देशांतर रेखा, तो यहाँ उसके सामने में ठंडा रहेगा, बीच में आकर भूमध्य रेखा के सामने में आकर गर्म होगा, फिर आ जाएगा तो शीतोष्ण हो जाएगा। देशांतर रेखा से हम मौसम का निर्धारण नहीं, देशांतर रेखा से क्या निर्धारण कर सकते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। यदि हम यहाँ रहेंगे, इससे पूर्व की ओर जाएंगे, समय की बढ़ोतरी होगी, इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय की घटोतरी होगी। तो समय का निर्धारण हम किससे करते हैं? लिखिए। दूसरी बात, पहले सब बात बता देते, उसके बाद लिखाने में आसान होगा। तो कितना बार बताएंगे, कितना बार लिखाएंगे। दूसरी बात क्या, देखिए गौर कीजिएगा आप, देशांतर रेखा का जो है बीच की रेखाएं समांतर है। जब दो देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? कम है। यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ आएंगे तो फिर गौर कीजिए, यहाँ आएंगे तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी, नहीं बोल सकते हैं? दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कितना होगा? लिख लो, दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी, ये लिखे देते हैं 111.32 किलोमीटर। हो गया। तो यहाँ विशेषता क्या क्या बना? पहला लिखो कि देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। दूसरी विशेषता वो लिखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी
दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर होता है। तीसरा लिखो, फास्ट में। अब जब मुंह से बोल रहा है तो इतना देर नहीं करना है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। अब लिखो, दो देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं आपस में समांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है, ये दिखा दिए हैं। कोई दिक्कत हो गया ना? चलो, तो ये सब भी हो गया। और क्या सब इसमें विशेषताएं लिखाएंगे? तो जो विशेष विशेषताएं होगी वो, हाँ, वो अपना फिर तुम लोग बुक को भी पढ़ाई करो। हाँ, बहुत सारा इसमें विशेषता है, अभी दिमाग को भी नहीं आ रहा है, बुक लेके तो सारा आ जाएगा। लिखो, देशांतर रेखाएं लिखो। अब समय का निर्धारण लिखा दिया ना, देशांतर रेखा से किया जाता है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 24 है। दो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 24 है। हाँ, 12 तुमको देखो, 12 इस जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर है, 12 समय जोन पूरब की ओर है। इसीलिए 24, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 को रेखा से निर्धारित किया है। एक समय जोन बराबर कितना? दो देशांतर रेखाओं के जो है ना बीच दूरी जो हम तय करेंगे, तो कितना घंटा का अंतर होगा? 1 घंटा का। कितना घंटा का अंतर होगा? 1 घंटा का। तो 24 है तो 24 घंटा। समझ में आया कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? और एक चीज लिख लो नोट में लिखना ही तो लिख लो, बहुत चीज नोट में नहीं, वहीं में लिखो ना, नोट में लिखना है, नोट में लिखो। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 1 घंटा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा या 60 मिनट या 60 मिनट। क्यों? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 चौका 60 मिनट। याद रहेगा? अब गौर करो, तुम लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारा है ना, जब आएगा टॉपिक छेड़खानी करोगे तो और सारा बता देंगे, थोड़ा ध्यान दो। अब तुम्हें लोग बताओ कि यहां से यहां दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना डिग्री होगा? दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री। तभी ना ये 24 को बनेगा, तो समय जोन 24 को समय जोन होगा। आया समझ ना? दो रेखाओं के बीच में कितना डिग्री होगा? देखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच में 15 डिग्री होता है। यानी कि एक देशांतर बराबर 15 डिग्री कह सकती हो, बराबर 15 डिग्री होता है। अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच 15 डिग्री होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। कोई दिक्कत? एक चीज और लिखो विशेषता में, इससे तो ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, और थोड़ा ध्यान देना। एक चीज लिखो, देशांतर रेखाओं में पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय
घटता है। कोई दिक्कत? लगभग में जो तुमको पूछा जाता है वो सारा कुछ बता चुके हैं। अब आते हैं, चलिए इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई है। चलिए, और इससे विशेष जो होगा, जो हम समय के बारे में बताएंगे। समय निर्धारण जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण करते हैं। वहां बताएंगे कि भारत का जो है समय जोन क्या है, ब्रिटेन का समय जोन क्या है, कहाँ से समय का निर्धारण किया। यहाँ करेंगे तो बहुत गैदरिंग हो जाएगा। भारत में मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री है। नहीं, मानक समय भारत का क्या है, सारे जो कहाँ से, उत्तर प्रदेश के कहाँ से निकलता है, उत्तर प्रदेश के कहाँ से निकलता है जी, मिर्जापुर से निकलता है। कहाँ से? मिर्जापुर से निकलता है। नहीं लिखाए थे उसमें, तो वो वहां बता देंगे। दूसरी बात रह गई क्या अब इसमें, हाँ 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, कि 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, मगर कितना घंटा वहां से आगे है। भारत जो है ये देशांतर रेखा के जो है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा का पूरब की ओर है। हाँ 5.5 घंटा है। कितना है? 5.5 घंटा। ये डिग्री में है, देशांतर रेखा डिग्री में, ये घंटा में है। तो 5.5 घंटा कैसे? तब देखो तुमको हम बता देते हैं प्रूव करके। ये 0 डिग्री देशांतर है, भारत किधर है? पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर समय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ध्यान दो। अब यहाँ से तुम हम 0 लग से, तो 0 के सामने नेट 12 बजेगा, तो इधर के 12 से आगे की ओर बढ़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। थोड़ा ध्यान दो। तो 82 को 15 से भाग देंगे, तब ना हम घंटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90 रहता, तो 6 घंटा होता भारत का मानक समय। और 82 है, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 75 से कितना ज्यादा है? 7.5। 75 से 82 कितना ज्यादा है? साढ़े, नहीं समझ में आ रहा है? तो 15 का आधा 7.5, आधा घंटा ये हो गया, 5 घंटा ये हो गया, 5.5। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत? ये सब हम नहीं यहाँ बता रहे हैं, क्यों? ज्यादा गदरी हो जाएगा। हम ले जाएंगे समय का बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वहां बताएंगे, ठीक है ना? तो भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। वो जो ग्रीनविच के समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा क्यों है? वो हम कैलकुलेशन करके बता दिए हैं कि 85 को पुराने देश 15 पचे 75, तो 75 डिग्री लाने के लिए हमको 5 घंटा होता है, 5 घंटा। बाकी बच जाता है 85 में से, हमको 82.5 में से हम 75 को घटाएंगे तो बचेगा 7.5। तो 7.5 बराबर आधा घंटा। तो 5 घंटा, 5.5 घंटा। आगे समझ में? और ये किन, भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है उसमें? एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन है? लिखना है तो लिख लो। भारत में मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कहीं लिखना है तो लिख लो। भारत में मानक कितने से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो सब बाद में बताएंगे। आते हैं हम लोग कहां पर? अब कटिबंधीय पर। किस पर? मिटा देना। चलो आ जाते हैं अब लोग, हम इस टॉपिक पर आते हैं। 6 नंबर का जो टॉपिक है इसको लिखो, कटिबंधीय क्षेत्र।
लिखो कटिबंधीय क्षेत्र, 6 नंबर में लिख लो कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। देखो भारत को लिखो ना, भारत को क्या लिखोगे, लिखो विश्व को, भूमि को, को 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला लिख लेना, ये सब लिख लो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र, तीनों लिख लो, ये तीनों लिख लो। कौन कौन कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो जल्दी करना।